नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर जसवंत सिंह आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल आर ओ अकेडमी पर। आज हम करेंगे कक्षा 11 का दूसरा लेसन जिसका नाम है परमाणु संरचना और उसका एक भाग है बोर का हाइड्रोजन परमाणु मॉडल। यह मॉडल नील्स बोर के द्वारा दिया गया। इनका पूरा नाम नील्स हेनरिक डेविड बोर था। इनका जन्म 1885 को डेनमार्क में हुआ था। सन 1913 में इन्होंने यह मॉडल प्रस्तुत किया, जिन्होंने आगे चलकर बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करी है। यह जो परमाणु मॉडल है वह प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है। प्लांकन क्वांटम सिद्धांत यह मानता है कि ऊर्जा खंडों में विभाजित होती है, अर्थात ऊर्जा पैकेट्स के रूप में होती है, जिन्हें हम क्वांटा कहते हैं या इन्हें क्वांटम भी कहा जाता है। यदि यह ऊर्जा का बंडल जो सूर्य के लाइट का बंडल हो, उस विकिरण का बंडल हो, तो उसे फोटोन कहा जाता है। बोर का परमाणु मॉडल केवल एक इलेक्ट्रॉन तंत्र पर लागू होता है, जैसे कि हाइड्रोजन। हाइड्रोजन परमाणु में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, अतः यह मॉडल इस पर लागू होगा। इसी प्रकार यदि हम हीलियम की बात करें तो हीलियम के उदासीन परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, अर्थात यह मॉडल जो है वो इस पर लागू नहीं होगा। यदि इनमें से एक इलेक्ट्रॉन को माइनस कर दिया जाए तो हमें He पॉजिटिव आयन प्राप्त होता है, अर्थात इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, अतः यह मॉडल इस पर लागू हो जाएगा क्योंकि यह एक इलेक्ट्रॉन तंत्र बन जाता है। इसी प्रकार लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यदि इनमें से एक इलेक्ट्रॉन को माइनस कर दिया जाए तो हमें लिथियम प्लस आयन प्राप्त होता है, अर्थात अभी भी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन शेष हैं। यदि इनमें से एक इलेक्ट्रॉन और माइनस कर दिया जाए तो हमें लिथियम प्लस प्लस आयन प्राप्त होता है, अर्थात अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, अतः यह मॉडल जो है वो लिथियम प्लस प्लस आयन पर लागू होगा। अब आगे चलें तो बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के बाह्य की तरफ एक वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं। इस वृत्ताकार पथ में रहते हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कोई कमी नहीं होती है। इन वृत्ताकार पथों को ही बोर ने कक्षा, कक्ष, ऑर्बिट अर्थात सेल कहा था। चूंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्थिर रहती है और वह ऊर्जा का ह्रास नहीं करता है, अतः प्रत्येक कक्षा की ऊर्जा भी अपने आप में स्थिर होती है, अतः इन्हीं कक्षाओं को ऊर्जा स्तर भी नाम दिया गया। अब बात यह रहती है कि इन कक्षाओं में रहते हुए इलेक्ट्रॉन जो है एक वृत्ताकार पथ में गति करता रहता है। इसका यह कारण है कि इन पर 2 बल कार्यरत होते हैं, जो कि रदरफोर्ड के द्वारा भी बताया गया था। अतः हम यह कह सकते हैं कि यह एक रदरफोर्ड बोर मॉडल है, क्योंकि बहुत सारी स्थितियों में को लेकर के इस मॉडल को सुधारा गया है, नया नवीनीकरण किया गया है और काफ़ी हद तक यह मॉडल रदरफोर्ड के मॉडल से मेल खाता है, अतः इसे रदरफोर्ड बोर मॉडल भी कहा जाता है। अब बात आती है कि यहाँ पर 2 बल कार्यरत होते हैं। पहला बल अपकेंद्रीय बल, दूसरा बल अभिकेंद्रीय बल। सबसे पहले बात करेंगे अपकेंद्रीय बल की। जब इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ में गति करता है तो कोणीय संवेग के कारण उसे बाहर की तरफ एक बल महसूस होता है, जिसे अपकेंद्रीय बल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है। इसी प्रकार जब इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ में गति कर रहा होता है तो नाभिक जो कि धनावेशित होता है और इलेक्ट्रॉन जो कि ऋणावेशित होता है, तो इन दोनों के मध्य एक आकर्षण बल लगता है। यह एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है और यह अभिकेंद्रीय बल की तरह कार्य करता है। इसी कारण यहाँ पर देखा जाए तो अपकेंद्रीय बल व अभिकेंद्रीय बल दोनों ही समान प्रकार से लगते हैं और यही कारण रहता है कि इलेक्ट्रॉन एक निश्चित पथ में रहते हुए वृत्ताकार पथ में गति करता रहता है तथा इसकी ऊर्जा हमेशा के लिए नियत बनी रहती है। इसका अन्य उदाहरण हम एक बॉल से ले सकते हैं। यदि हम एक बॉल को एक स्टिक से बांध लें और उसे गोल गोल घुमाएं, उसे गति प्रदान करें, तो आपके द्वारा रस्सी से बांधी गई बॉल और रस्सी के बीच में जो फोर्स लग रहा है बॉल के ऊपर,
वह एक अभिकेंद्रीय बल है, यानी कि वह एक सेंट्रीपिटल फोर्स है। जबकि इलेक्ट्रॉन को जो हम गति प्रदान कर रहे हैं, जो वेलोसिटी प्रदान हो रही है, उसके कारण उसे बाहर की तरफ कोणीय संवेग उत्पन्न होता है, जो कि अब केंद्रीय बल की तरह कार्य करता है, यानी कि वह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की तरह कार्य करता है। ये दोनों फोर्स बराबर होते हैं, अतः बॉल के पास और कोई चारा नहीं रहता और वह स्वतः ही वृत्ताकार पथ में गति करने लगती है, जिसमें बॉल की ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है। तो इसकी तुलना हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन से भी कर सकते हैं। आगे चलें तो बोर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ में गति कर रहे हैं। इन वृत्ताकार पथों को हम ऊर्जा स्तर भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन वृत्ताकार पथों में रहते हुए ही इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है और उसकी ऊर्जा नियत बनी रहती है। अतः जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है वही उसकी कक्षा या कोश की ऊर्जा होती है। और इन्हीं कोश की ऊर्जाओं को बोर ने मॉडल के अंदर विस्तारित किया था। उसने बताया कि जो कक्षा नाभिक के सबसे नजदीक होती है उसकी ऊर्जा कम होती है। जैसे जैसे जिस कक्षा की दूरी नाभिक से बढ़ती जाती है, उस कक्षा या कोश की ऊर्जा भी बढ़ती जाती है। चूंकि कक्षा या कोश की ऊर्जा स्थिर रहती है, अतः इन्हें ऊर्जा स्तर के नाम से भी जाना जाता है। जैसे हम बात करें, यदि यहाँ पर नाभिक से चलते हुए हम पहले कोश में आए तो के कोश प्राप्त होता है, यानी कि इसके लिए अगर हम n का मान दें तो वह मान हमें 1 प्राप्त होगा। तो इसकी ऊर्जा हमें -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्राप्त होती है। इसी प्रकार दूसरी कक्षा पर आते ही हमें L कोश प्राप्त होगा। इसके लिए n का मान 2 होगा, क्योंकि यह दूसरी कोश है। अतः इसकी ऊर्जा जो है वो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। इसी प्रकार आगे चलें तो n बराबर 3 यानी कि m कोश की बात करें तो इसकी ऊर्जा 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। अगर आप ये सोचें कि k व l के बीच में ऊर्जा अंतराल कितना है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि -13.6 और -3.4 का डिफरेंस 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अब हम बात करते हैं चौथे यानी कि कोश की बात करें तो वो है n और इसकी ऊर्जा होती है -0.85। तो हमें यहाँ पर विशेष ध्यान देना है कि -13.6 जो है वह एक न्यूनतम मान है, जबकि -0.85 वह एक अधिकतम मान है। इस तरह से हम k से अगर n की ओर चलें तो k सबसे न्यून ऊर्जा का ऊर्जा स्तर है, जबकि n जो है यहाँ पर सबसे उच्च ऊर्जा का ऊर्जा स्तर माना जाएगा। यदि इलेक्ट्रॉन अपने निश्चित पथ में रहते हुए नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है और उसकी ऊर्जा नियत बनी रहती है, तो वह उसकी आद्यावस्था या ग्राउंड स्टेट कहलाती है। यदि वह इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को ग्रहण कर अधिक ऊर्जा वाले ऊर्जा स्तर में चला जाता है तो वह उच्च ऊर्जा वाले स्तर में चला जाता है। जैसे कि k से इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाए, L में चला जाए, तो वह ऊर्जा का क्या करेगा, ग्रहण करेगा, क्योंकि k की ऊर्जा जो है वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जबकि L की ऊर्जा कितनी है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इस प्रकार से उसने 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा का अवशोषण किया है, अब्जॉर्प्शन किया है। तो यह जो अवस्था बनती है वह उसकी उत्तेजित अवस्था बनती है। अर्थात हम दोनों को परिभाषित करें तो जब परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉन अपने एक ही कक्ष में स्थायी रूप से गतिमान रहता है तो वह उसकी आद्यावस्था या ग्राउंड स्टेट कहलाती है। जब ऊर्जा में बदलाव के कारण इलेक्ट्रॉन एक कक्ष की त्याग कर दूसरे कक्ष में पहुंच जाता है तो इलेक्ट्रॉन की वह उत्तेजित अवस्था मानी जाती है। कि स्थितिज ऊर्जा और स्थिति का मान ज्ञात करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। ऐसी संख्या जो किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के कोश, उपकोश, कक्षक और इलेक्ट्रॉन की चक्रण की दिशा को व्यक्त करता है, उसे हम क्वांटम संख्या या क्वांटम संख्याएं कहते हैं। बात करें तो मुख्य तौर पर क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती हैं। मुख्य क्वांटम संख्या जिसे हम n से प्रदर्शित करते हैं, दूसरी है द्विगंशी क्वांटम संख्या जिन्हें हम स्मॉल l से प्रदर्शित करते हैं, तीसरी चुंबकीय क्वांटम संख्या जिसे हम m से प्रदर्शित करते हैं, और 4th नंबर की क्वांटम संख्या है चक्रण क्वांटम संख्या जिसे हम s से प्रदर्शित करते हैं।
तो मुझे यहाँ पर क्वांटम संख्याएं क्यों बतानी पड़ रही हैं? तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो मुख्य क्वांटम संख्या n है वह बोर ने दिया था। किसने दिया था बेटा? बोर ने। ठीक है, सर्वप्रथम इन्होंने ऊर्जा स्तरों को n से व्यक्त किया था। जो ऊर्जा स्तर नाभिक के सबसे नजदीक है, अर्थात जो कक्षा नाभिक के सबसे नजदीक होती है, उसके लिए n का मान 1, द्वितीय के लिए 2, तृतीय के लिए 3, चतुर्थ के लिए 4 होती है, अर्थात k के लिए 1, l के लिए 2, m के लिए 3, n के लिए 4 होती है। और इनकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं? तो देखिए, इसकी सहायता से हम परमाणु में उपस्थित कोशों में कक्षकों की संख्या तथा इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या का पता लगा सकते हैं। लेकिन मुख्य तौर पर अगर कहा जाए तो मुख्य क्वांटम संख्या जो है, जिसे हम इंग्लिश में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं, यह क्वांटम संख्या साइज ऑफ एटम यानी कि परमाणु का आकार बताती है। नाभिक के सबसे नजदीक कोष के लिए n का मान 1 व n के बाद के कोषों के लिए 2, 3, 4 होता है, जिन्हें KLMN भी कहा जाता है। आगे चलें कि मुख्य क्वांटम संख्या के उपयोग क्या हैं, अर्थात ये क्या बताती है। पहला है n के nवें कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि अगर आप किसी कोष की बात कर रहे हैं तो 2n² यानी कि पहले कोष यानी k में n का मान कितना होगा? 1, अतः उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसी प्रकार से l में बात करें तो 2 × 2 की पावर 2 यानी कि 2 × 2 4, 4 × 2 8, यानी कि l में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 8 इलेक्ट्रॉन होती है। तो इस प्रकार से 2n² से सहायता से हम nवें कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का पता लगा सकते हैं। इसी प्रकार nवें कोष में उपकोषों की संख्या का भी हम पता लगा सकते हैं, क्योंकि nवें कोष में उपकोषों की संख्या हमेशा ही n होती है। अर्थात k में n का मान 1 तो एक ही उपकोष होगा जो कि s है। l के लिए बात करें तो n का मान 2 है तो उसमें 2 उपकोष होंगे, है ना, 0 और 1 यानी कि s n p। nवें कोष में कक्षकों की संख्या की बात करें तो इसे हम n² से ज्ञात कर सकते हैं, अर्थात ये मान हमेशा उसके बराबर रहेगा। तो nवें कोष में कक्षकों की संख्या n² होती है। इसी प्रकार nवें कोष की त्रिज्या जो है Rn वह 0.529 n²/z एंगस्ट्रॉम में होती है। तो यहाँ पर हम n का मान रखकर हर किसी कोष की त्रिज्या का मान ज्ञात कर सकते हैं। अगर हम nवें कोष की ऊर्जा En ज्ञात करना चाहते हैं तो इसके लिए एक सूत्र लगता है -13.6 z²/n²। यह ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गणना की जाती है। nवें कोष का कोणीय संवेग जो होता है वो होता है mvr = nh/2π। तो इस प्रकार से जो मुख्य क्वांटम संख्या जो होती है, जो कि बोर के द्वारा दी गई थी, उसके द्वारा हम विभिन्न मानों को प्राप्त कर सकते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अब बात आती है कि बोर मॉडल की कमियां। इस मॉडल में क्या कमियां रह गई? तो सबसे पहले कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन द्वारा गतिशील रहने के दौरान उनमें पाई जाने वाली ऊर्जा का स्तर कम या ज्यादा होता रहता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन जो है वो कभी निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है, तो कभी उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में जाता है। तो ऐसा करने से ऊर्जा का उत्सर्जन होगा और प्रिज्म से उसके हम स्पेक्ट्रम रेखाओं का प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात ऐसा करने से इलेक्ट्रॉनों द्वारा हमेशा ही स्पेक्ट्रम रेखाओं का सृजन होता है। यदि इन सृजित स्पेक्ट्रम रेखाओं पर हम चुंबकीय प्रभाव लगा दें तो इन रेखाओं में विभाजन हो जाता है, जिसे हम जीमान प्रभाव के नाम से जानते हैं। और यदि हम विद्युत क्षेत्र लगा दें तो भी इन स्पेक्ट्रम रेखाओं का विभाजन होने लगता है, जिसे हम स्टार्क प्रभाव के नाम से जानते हैं। तो बोर का परमाणु मॉडल जो है जीमान प्रभाव व स्टार्क प्रभाव दोनों का स्पष्टीकरण करने में असमर्थ रहा। यह इसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। इसके साथ साथ बोर मॉडल जो है वो पदार्थों के स्पेक्ट्रमों की व्याख्या करने में भी असफल था, क्योंकि यह सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन परमाणुओं पर ही लागू होता था। अब ये स्पेक्ट्रम रेखाएं कैसे प्राप्त होती हैं, कौन कौन सी इनमें श्रेणियां प्राप्त होती हैं,
हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कैसे प्राप्त होता है, इसका अध्ययन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप आपको यह बहुत अच्छा लगा होगा और आपको समझ में भी आया होगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।